ओके जी। फेजर डायग्राम मैंने बात की थी और ये कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसको हम रिलेट करते हैं टू सर्कुलर मोशन और ये व्यू पता नहीं, और अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ओ कहते हैं, ये अगर देखें ये पॉइंट ए बन रहा है आपका, तो वेव के रेफरेंस से पॉइंट को ए जो है इसमें एंगल 90 बन रहा है, तो हम कहते हैं जी फेज डिफरेंस या फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए इज द फेज डिफरेंस ओ एंड ए, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज बन रहा है। इसको आप 90 डिग्रीज भी कह सकते हैं और π/2 रेडियस भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट आपका बी है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन O and B will be 180 डिग्री, बिकॉज इसके रेफरेंस से आप देखिएगा ये पॉइंट आपका B बन रहा है, ये पूरा 180 डिग्री बन जाता है। इस तरह हम किसी भी पॉइंट का जो है वो फेज एंगल बता सकते हैं या उसका फेज डिफरेंस बता सकते हैं कि एंगल में क्या डिफरेंस आएगा। अगर उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो फेज डिफरेंस बन जाता है बाय रेडियंस। ये आपका फेज डिफरेंस है इन पॉइंट्स के दरमियान में। अब ये तो हमारा रेफरेंस हो गया कि एग्जैक्ट एंड्स पे जो पॉइंट आ रहे हैं उनको तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद एंगल्स, बट व्हाट इज द पॉइंट इज समवेयर हियर, ये पॉइंट पी है, अभी तो इन बिटवीन है, ना ये 90 है ना ये 180 है। इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम यूनिटरी मेथड अडॉप्ट करेंगे कि हमें ये मालूम है कि ये हमारी एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो हम यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे x में कितनी चेंज आई है फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P। लेट दैट बी डेल्टा x। तो अगर हमारा टाइम जो है वो एक कंप्लीट टाइम पीरियड हो, उसके दरमियान में जो फेज डिफरेंस आता है वो 2 रेडियंस होता है, बिकॉज वो 360 डिग्री है। इसको आप 2 रेडियंस या 360 डिग्रीज कह सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड क्या है कि कितने टाइम के लिए कितना फेज डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे हम पहले यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, 1 सेकंड देते हैं। 1 सेकंड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 ओवर टाइम पीरियड, और अगर मैं यहाँ पे t की जगह डेल्टा x पुट कर दूं तो अब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा पाई इज इक्वल टू 2 ओवर टाइम पीरियड इनटू डेल्टा x। ये मेरे पास किसी भी पॉइंट के दरमियान में फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल मेरा स्केल बना हुआ है, ये 0.2 है, ये 0.4 है, ये 0.3 हो जाएगा, ये 0.1 हो गया, और लेट डेल्टा x इक्वल टू 0.15। हमने डेल्टा x की वैल्यू देखी है, वहां पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.15। तो हमने निकालना है फेज डिफरेंस, तो हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.15। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3 π/4 या 135 डिग्रीज। ठीक है, 3 π/4 135 डिग्रीज बन जाता है। इस तरीके से अगर कोई पॉइंट इन बिटवीन आ रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान में एक्स में कितनी चेंज आ रही है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट एक और है, पॉइंट क्यू है, सर एक्स एक्सेस गिवन होंगे हमें। एक्सेस गिवन होगी, स्केल बना हुआ काम है। ठीक। ठीक। फॉर एग्जांपल हम कहता है जी ये क्यू पॉइंट है। अब पी और क्यू में आपने फेज डिफरेंस निकालना है, तो क्यू पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। सपोज यहां पे ये वैल्यू आ रही है 0.25। तो अब क्या करेंगे, अब भी हम यही करेंगे, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 ओवर टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। 2 डिवाइड बाय 0.4
अब देखिएगा मैंने निकालना है P एंड Q के दरमियान में फेज डिफरेंस। P जो है वो 0.15 पे है, Q जो है वो 0.25 पे है। तो क्या डिस्टेंस बना है दरमियान में? 0.25 माइनस 0.15, 0.1 बन गया ना, इंटू 0.1। अब देखिएगा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका बन जाएगा पाई बाय 2 रेडियंस या 90 डिग्रीज। इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि आप ड्रॉ फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो आप उस वेव का टाइम पीरियड निकालेंगे और देखेंगे कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान में कितना एक्स की वैल्यू कितने चेंज आती है। उसको यूज करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। द सेम प्रोसेस इज डन विद वेव्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेव बनी हुई है और एक और वेव इसी के रेफरेंस से मैं ड्रॉ कर रहा हूं जो कि आपस में इन फेज हैं। वो कहते हैं इन दो वेव्स के दरमियान में कितना फेज डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये वही स्केल बना हुआ है 0.2, ये आपका 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है। वो कहते हैं बताइएगा इनके दरमियान में कितना फेज डिफरेंस है। आपने इन दोनों वेव्स का सिमिलर पॉइंट्स चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नोट करूं तो ये हाईएस्ट पॉइंट इसका बनता है, ये हाईएस्ट पॉइंट इसका बनता है, ये आपका डेल्टा एक्स बन जाएगा। या अगर यहां से ये डाउन आ रही है यहाँ पे, ये हाईएस्ट पॉइंट से डाउन यहां आ रही है, तो ये भी डेल्टा एक्स बन जाएगा। तो आपने दो सिमिलर पॉइंट्स देने हैं और फिर उनके दरमियान में डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे और सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा कि इसका टाइम पीरियड वही है 0.4, तो फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई ओवर 0.4। अब डेल्टा एक्स क्या निकलेगा, ये 0.1 है, ये 0.2 है, इसमें क्या डिफरेंस बनता है, 0.1 का ही बन रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है पाई बाय 2 रेडियंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो वेव्स आपस में 90 डिग्रीज के फेज डिफरेंस में एग्जिस्ट करती हैं। सर पता कैसे चलेगा कि दोनों एक साथ पैरेलल है? ये तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, जी। ये इस वेव का हाईएस्ट नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सामने, एक के दरमियान में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट से सेंटर पे आ रही है, ये हाईएस्ट पॉइंट सेंटर पे आ रही है, तो सेम पोजीशन है। चाहे आप ये वाले दो पॉइंट ले लें, तो कोई भी दो सिमिलर पॉइंट जो वेव के बनते हैं वन आफ्टर द अदर, उनके दरमियान में फेज डिफरेंस निकालना। अब ये जो दो वेव्स मैंने शो की हैं, दे आर कोहेरेंट, कोहेरेंट वेव्स हैं। ये रेड और ब्लू जो है इनको हम कोहेरेंट वेव कहते हैं। वाई कोहेरेंट? क्योंकि इनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है शुरू में भी वही है, एंड में भी वही। यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, यहां भी 90 है और आगे भी चलते हुए 90 रहेगा। तो क्या डेफिनेशन हो गई, टू वेव्स आर said to be coherent if the phase difference remains constant or remains zero। यानी कि अगर दोनों वेव्स में जो भी फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे या वो जीरो रहे, अगर जीरो है तो जीरो ही रहे, ऐसी दो वेव्स को हम कोहेरेंट वेव्स कहते हैं। यहां तो मैंने एक दो कोहेरेंट वेव बना दी जिनका आपस में एंगल जो था वो 90 था। अब वो आपको कहेगा बाकायदा कि जी ड्रॉ करें, दो वेव्स ड्रॉ करें जिनके अंदर डिफरेंट एंगल्स हो। ये तो मुझे ड्रॉ हुई मिल गई। एंगल सेम नहीं होते हैं। इसमें जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो आपस में एंगल का डिफरेंस आ रहा है वो आपके एंगल का डिफरेंस रहेगा, हाँ, तो अगर 180 में भी वो रेडी रहेगा।
अब वो कहता है फॉर एग्जाम्पल आपसे वो कहता है ड्रॉ टू वेव्स दैट द वेव, जैसे मैंने फॉर्म दम ये मैं ड्रॉ की भी है, ये मैंने वेव ड्रॉ की हुई है। अब जिस तरह वहां मैंने रेड ड्रॉ की थी, वो कहता है एक और वेव ड्रॉ करें जो कि लैग बाय 90 डिग्रीज। अब ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, लैग बाय 90, या उसको हम करते हैं ऐसे, कहा करता है लीड बाय 90 डिग्रीज, लीड बाय 90 डिग्रीज पे ड्रॉ करनी है। अब वो क्या मतलब है लीड का, ये देखिए मैं इसके पीछे जो है वो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ये ब्लू वाली स्टार्ट हो रही है यहां से, मैंने एक ऐसी वेव बनानी है जो इससे 90 डिग्रीज आगे आगे चलेगी। क्या करेगी? 90 डिग्रीज आगे आगे चलेगी। इसका मतलब है कि अगर ये 0 पे होगा तो वो ऑलरेडी 90 पे पहुंच चुकी है। इसको कहते हैं लीड बाय 90 डिग्रीज। जब ब्लू का पॉइंट 90 पे पहुंचेगा तो रेड वाला जो है 180 पे आ जाएगा। जब ब्लू 180 पे पहुंचेगा तो रेड वाला 270 पे आ जाएगा। इसका मतलब उससे आगे आगे चलेगी। अब इसको कैसे प्लॉट करना है, ये प्लॉट करना आपको आना चाहिए। इसका छोटा सा ट्रिक है, अब आप नोट कीजिएगा। आप इसको मैं यहाँ पे लिखूं तो ये आपका 90 बनता है, ये आपका 180 बनता है, ये आपका 270 बनता है, और ये आपका 360 बनता है। So in other words, this much length on the x-axis represent 90 degrees. आपने क्या करना है कि जो पहली वेव ड्रॉ की गई है उसके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स को 90 डिग्रीज पीछे ड्रॉ कर दें। ये देखिए मैंने एरो ड्रॉ किया, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट को मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? इस पॉइंट को मैं 90 डिग्रीज पीछे लेके जा रहा हूं। ये लेंथ 90 को रिप्रेजेंट कर रही है, इस पॉइंट को 90 डिग्री पीछे ले गया मैं। इसी तरीके से इस पॉइंट को भी मैं 90 डिग्रीज पीछे लेके जा रहा हूं। हर पॉइंट को आपने ड्रॉ करना है इन सच अ वे दैट इट इज 90 डिग्रीज बैकवर्ड्स। इसी तरीके से इस पॉइंट को भी 90 डिग्रीज पीछे ले जाए, एंड फाइनली दिस पॉइंट आल्सो मूव्स 90 डिग्रीज बैकवर्ड्स। तो मैंने पहले ही एरो ड्रॉ कर लिए हैं जहां पे मैं नेक्स्ट वेव स्टार्ट करूंगा। अब इन एरो हेड्स को ज्वाइन कर दें। आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, अब ये आप जो रेड ड्रॉ कर रहे हैं ये ऐसी वेव है जो पहली वेव से 90 डिग्रीज के फेज डिफरेंस पे एग्जिस्ट करेगी और हमेशा उसको लीड करेगी बाय 90 डिग्रीज। ये 0 पे है तो इसका पॉइंट 90 पे है। जब ये 90 पे पहुंचा तो ये 180 पे आ गया। जब ये 180 पे पहुंचा तो ये 270 पे आ गया। जब ये 270 पे पहुंचा तो ये 360 कंप्लीट कर गया पॉइंट। इस तरह ये वाली वेव, रेड वाली वेव जो है वो ब्लू वाली वेव को 90 डिग्री से लीड कर रही है। व्हाट इफ आई से ये हमारे पास एक वेव है जो ऑलरेडी ड्रॉ हुई भी है। अब हमने बनाना है लैग बाय 90 डिग्रीज, लैग बाय 90 डिग्रीज। फिर उसको 90 डिग्री आगे कर देंगे। हाँ, ये ब्लू वाली पोजीशन है और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं रेड की पोजीशन से। तो आप नोट कीजिएगा रेड वाली जो वेव है वो ब्लू वाली वेव को फॉलो कर रही है, लैग कर रही है, उससे पीछे पीछे आ रही है। इसका तरीका कार क्या होगा, यहां पे तो मैंने हर पॉइंट को बैकवर्ड मूव किया था, यहां मैं हर पॉइंट को फॉरवर्ड मूव करूंगा बाय 90 डिग्रीज। जितना हमने एंगल कहा हुआ है उतने एंगल के बराबर आपने वेव को आगे मूव करवा देना।
अब मैं स्टार्ट, यानी इसका स्टार्ट 0 पे था, इसका स्टार्ट ऑलरेडी यहां से होगा। अब ये जो रेड वाली वेव है, ये लैग कर रही है बाय 90 डिग्रीज, बिकॉज ये स्टार्ट ही -90 से हो रही है। अगर मैं बैकवर्ड ड्रॉ कर दूं, ये 0 पे था, ये -90 स्टार्ट होगा, इसके मतलब पीछे है उससे 90 डिग्रीज। क्लियर? तीसरा केस है 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस होगा, फिर क्या करेंगे? 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस इज सिंपल। अगर ये वेव बनी हुई है तो 180 डिग्रीज के रेफरेंस से ये, इसको हम बैकवर्ड ड्रॉ, मतलब रिवर्स रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 180 बन जाएगा। जब भी 180 कहा जाए, इट इज रिफ्लेक्शन वाई। आप नोट कीजिएगा कि अगर हम ये वेव ड्रॉ करते हैं कि अगर ब्लू वाली जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, तो रेड वाली 180 के मतलब ये है कि इट विल बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो यहां से स्टार्ट होगी। ये आपस में एंगल जो है ये 180 डिग्री बनता है। तो फेज डिफरेंस अगर 180 का है तो फिर तो स्ट्रेट अवे हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब प्रॉब्लम तब आती है जब वो कोई और एंगल कह दे। जैसे कि वो कहता है जी लैग बाय 45 डिग्रीज। अब 45 डिग्रीज का मतलब ये हुआ कि ये तो 90 है, तो 45 क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो यहां पे जो आप एरो ड्रॉ करेंगे वो इसी लेंथ के रेफरेंस से करेंगे कि यहां से लेके ये लेंथ आपकी 90 रिप्रेजेंट कर रही है, 45 विल बी द मिड पॉइंट, ये आपकी 45 को रिप्रेजेंट होगा। तो वहां पे हम लेंथ ऑफ द एरो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 45 डिग्रीज को। यहां पे देखिए इस एरो के लेंथ के मुताबिक ही ड्रॉ करेंगे आप। ये अप्रोक्सीमेशन होती है, इसमें कोई बहुत एक्यूरेसी जरूरत नहीं होती, मगर रीजनेबल एस्टिमेशन यूज करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए जब मैं वेव ड्रॉ करूंगा, ये वेव लैग कर रही है बाय 45 डिग्रीज। इस तरह वो आपको डिफरेंट एंगल्स दे सकता है। अगर वो 60 डिग्रीज कहता है तो 60 डिग्री का मतलब है कि 90 का 2/3। आप इससे 2/3 की लेंथ की रेफरेंस बात करनी है, वो ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आप लीड या लैग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, the intensity of waves. Intensity is defined as energy falling per second per unit area. Energy falling per second per unit area. That is energy over time divided by area. Joule per second per meter square या watt per meter square, इसको intensity कहते हैं। And intensity is directly proportional to amplitude square and frequency square. इसलिए जब हम इक्वालिटी में लेके आएंगे तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के रेफरेंस से हमें एक कांस्टेंट चाहिए, यहां पे हम उसको के कह रहे हैं, और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस से भी कांस्टेंट है, उसको हम सी कह रहे हैं। अब इस केस में जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो ये है कि अगर एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो इंटेंसिटी कैसे चेंज करेगी। अब इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी
इंटेंसिटी चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मैं एम्पलीट्यूड डबल कर रहा हूं, तो व्हाट विल हैपन टू इंटेंसिटी? नई इंटेंसिटी क्या होगी? सर 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। हाँ, कितनी ज्यादा होगी ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम? ए हाँ, स्क्वायर एक्स नॉट की जगह 2x0 पुट कर देंगे, इसको स्क्वायर कर दें, ये बन जाएगा 4kx0 स्क्वायर। इसका मतलब है इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। व्हाट इफ द एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस्ड टू हाफ? व्हाट हैपेंस टू इंटेंसिटी? 1 1 बाय, तो हाँ जी बिल्कुल, 1/4, यस सर। बिकॉज एक्स नॉट बाय 2 होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आई नॉट बाय 4। व्हाट इफ द एम्पलीट्यूड इज 3/4? स्क्वायर 9/16, ये बन जाएगा 9/16 आई नॉट। तो ये रूल आपने थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना है, फिर आपको इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। व्हाट इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज 3 टाइम्स? सर अगर इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी तो क्या कहते हैं वो भी एफ स्क्वायर ही है। हाँ एफ स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा। हाँ, तो वो 9 हो जाएगा। व्हाट इफ फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1/4? स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 1/4 का 1/16। 1/60। इज इट क्लियर? ये सिंपल सा रूल है जो आपने फॉलो करना है, ताकि आपको ये आइडिया हो कि कैसे आप इंक्लूड करते हैं। अच्छा, ये कॉपी करने से थोड़ा सा। अच्छा, सेकेंडली बेटा, जब भी आप यहाँ पढ़ते हैं ना, इसको जाके आफ्टर द लेक्चर यू गो होम एंड यू रिवाइज। अगर आप घर जाके इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, जो मैं स्लाइड्स भेज रहा हूं या जो आप लिख रहे हैं, तो वो आप कभी भी याद नहीं कर सकते। जो आज पढ़ा है, लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद दोबारा बैठ के उसको दोबारा से गो थ्रू करें, ताकि वो चीज आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें। ये रूल है स्टडीज का। सिर्फ यहां में प्रैक्टिस करके समझ के वो बाद में याद नहीं रहता। ठीक है, आई हैव सेंड द पिक्चर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, व्हाट इफ इंटेंसिटी इज डबल्ड? व्हाट हैपेंस टू एम्पलीट्यूड? वो इंक्रीज सर एम्पलीट्यूड कर कितना? वो नहीं सर √2 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब यहां पे क्या करना है? वैल्यू पुट करेंगे आप। आई की जगह के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आई नॉट की जगह के एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा। के से के कट गया, एक्स स्क्वायर इज 2x0 स्क्वायर। एक्स निकालना है आपने, दोनों तरफ का अंडर रूट लेंगे, क्या बन जाएगा? √2 टाइम्स एक्स नॉट। इट इज नॉट डबल, इट इज नॉट हाफ, इट इज √2 टाइम्स एक्स नॉट। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। वो कहते हैं इंटेंसिटी डबल हो गई है, तो व्हाट इज द न्यू एम्पलीट्यूड? इट इज √2 टाइम्स एक्स नॉट। व्हाट इफ intensity half? What happens to amplitude? के से के कट जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे आप, तो एक्स नॉट ओवर √2 आपका आंसर है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर इंटेंसिटी डबल हो रही है, एम्पलीट्यूड पे क्या इफेक्ट होगा? क्लियर? अब आता है जी पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन का मतलब यह है कि आपके पास, ये नोट कीजिएगा, दिस इज एन अनपोलराइज्ड लाइट। इसके अंदर वाइब्रेशन वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, किसी और एंगल पे भी है। इसके सामने मैंने एक पोलराइजेशन फिल्टर रखा हुआ है। अब इसके बाद जो वेव जा रही है वो सिर्फ वर्टिकल है। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। अगर आप पूछता है वो आपसे व्हाट इज पोलराइजेशन, तो आप कहेंगे द वेव इज सेट टू बी पोलराइज। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुत कॉमनली पूछता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज only in one plane perpendicular to the direction of motion of the wave. Only transverse waves can be polarized. Longitudinal waves cannot be polarized. सिर्फ ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो सकती हैं।
अब ये देखिएगा मेरे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेव्स मौजूद थी। मैंने वर्टिकल पोलराइजर रखा तो सिर्फ वर्टिकली पास करेगी। पहले इंटेंसिटी आई नॉट थी, ये इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 रह जाएगी। इट इज अ वर्टिकली पोलराइज्ड वेव। मैं चेक करना चाहता हूं, इसके आगे मैंने एक और पोलराइजर रख दिया वर्टिकल, इसको कहते हैं एनालाइजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि पहला वाला जो पोलराइजर है उसको पोलराइजर ही कहेंगे, उसके आगे जो सेकंड वाला हम रखेंगे उसको एनालाइजर कहेंगे। अगर तो ये भी वर्टिकल है तो पूरी की पूरी वेव पास कर जाएगी, मगर अगर मैं एनालाइजर को हॉरिजॉन्टल कर दूं तो इससे ऑनवर्ड जो वेव जा रही होगी जीरो होगी, बिकॉज वर्टिकल वेव हॉरिजॉन्टल पोलराइजर से पास नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन का। वर्टिकल वेव वर्टिकल में पास करेगी, हॉरिजॉन्टल अगर वर्टिकल है तो वो हॉरिजॉन्टल में से पास नहीं कर सकती। अब आप नोट कीजिएगा, अगर पोलराइजर में और एनालाइजर में एंगल 90 का है तो फिर जीरो इंटेंसिटी। अगर दोनों का एंगल 0 का है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब इसी तरीके से अगर हम एंगल को चेंज करते जाएं, 0 से बढ़ाते जाएं 10, 20, 30, तो एकदम से 0 नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो जो इंटेंसिटी है वो कम होनी शुरू होती है, और जब 90 होता है तो 0 हो जाता है। इसका जो लॉ है उसको कहते हैं मालूज लॉ। अगर आई नॉट जो है वो इंसिडेंट इंटेंसिटी है ऑन द एनालाइजर और आई जो है वो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला। यानी कि आपने पहले क्या किया हुआ है कि ये वर्टिकल पोलराइजर है, इसके बाद जो एनालाइजर जो है वो वर्टिकल के साथ एंगल बनाता जा रहा है, तो आगे जो ट्रांसमिट होगी वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के रेफरेंस से ट्रांसमिट होगी। ये लॉ अप्लाई करेंगे इसके अंदर। जैसे जैसे आप ये एंगल चेंज करते जाएंगे, आप नोट कीजिएगा एंगल बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यहां फॉर्मूला क्या है कि यहां पे अगर आपकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इंसिडेंट इंटेंसिटी, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थीटा जो है वो 30 डिग्रीज है, आई की क्या वैल्यू होगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर 30। देखिए आंसर निकालें, कॉस स्क्वायर 30 का क्या आंसर आता है, कॉस 30 निकालेंगे, जो आंसर है स्क्वायर कर cos 30 नहीं cos 30 पर कॉस 30 क्या है, आंसर आया है 0.86 इसको स्क्वायर करें। 0.75। तो यहां पे इंटेंसिटी विल बी 0.75 आई नॉट। अगर यही एंगल आपका बन जाता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 45। देखिए कॉस स्क्वायर 45 क्या आता है, कॉस 45 निकालें, 20 और 0.5 छोड़ लिया 0.5 आई नॉट। इज क्लियर, ये टिपिकल क्वेश्चन जो उसके ऊपर आते हैं। अब मैं कहता हूं कि अच्छा बताइएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल इफ आई इज इक्वल टू आई नॉट बाय 4। अगर इंटेंसिटी 1/4 हो जाए उस वक्त क्या एंगल होगा, अभी हम यही करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आई नॉट बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट से आई नॉट कट गया, cos square theta is 1/4, so cos theta is equal to 1/2 and theta will be equal to cos inverse 1/2, 60 degrees। इस तरह वो कई दफा आपको एंगल देगा, कई दफा वो कहेगा ये इस फ्रैक्शन के बारे में बताएं किस एंगल पे होगा।
अब यहां पे इसी के रेफरेंस से एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आने लगा। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वो कहता है 30 डिग्रीज पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो 30 डिग्रीज पे एम्पलीट्यूड विल बी ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, दैट इज ए नॉट cos 30। देखिए cos 30 कितना होता है? 0.86 0.87 ए नॉट। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इंटेंसिटी में cos स्क्वायर आएगा, एम्पलीट्यूड में ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्हीं फॉर्मूलों की एप्लीकेशन। अब अगर आपसे कहा जाए इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करें, तो 0 डिग्री पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, 90 डिग्रीज पे इंटेंसिटी 0 होगी, 180 डिग्रीज पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, 270 पे इंटेंसिटी 0 होगी और 360 पे इंटेंसिटी दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगी।